सज्जन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एसएससी चैंपियंस पे। और जैसे कि अपने आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें अपने पहले सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया था यूरोपियन के आगमन से। तो उसके यूरोपियन के आगमन में सबसे पहले अपन ने यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम जाना। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी इंडिया में आती है, उसके बाद डचेज आते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ आते हैं और डेनिश, और लास्ट में आने वाली कंपनी का नाम था फ्रांसीसी कंपनी। एक एक करके इनको विस्तार से पढ़ते हैं, कैसे आए, किसकी हेल्प से आए और इन्होंने क्या क्या यहाँ पे काम किए, ये सब चीज़ें उस सिलसिले में सबसे पहले अपने पुर्तगाल के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आता है। उसके बाद में इन्होंने कंपनी की स्थापना की, सबसे पहला सेंटर इन्होंने केंद्र कहाँ बनाया, उसके बाद में किसकी हेल्प से मिले थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या काम किया और कैसे इनका पतन हुआ, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ में। दूसरे नंबर पे जो कोई यूरोपीय कंपनी भारत में आती है उसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डच कहाँ के निवासियों को बोलते हैं। डच यानी कि यूरोप में, जहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब देश यूरोप में हैं, वहीं पे एक नीदरलैंड, हॉलैंड नाम करके देश है जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। तो वहाँ से ये लोग वहीं रास्ते से अपना के, जहाँ पे पुर्तगाली जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से ये लोग इंडिया आते हैं। और पहले हॉलैंड या नीदरलैंड या डचलैंड नाम से इस देश को जाना जाता था, इसलिए इसके निवासियों को डच बोलते हैं। हालांकि अक्टूबर 2019 में नीदरलैंड ने हॉलैंड नाम छोड़ दिया है और अब 2019 के बाद इसका नाम नीदरलैंड है। तो एक्चुअली में आज के टाइम में जो नीदरलैंड देश है वहाँ से डच लोग इंडिया पे आए थे। तो डच की तरफ से, नीदरलैंड की तरफ से भारत में जो पहला नागरिक जो भारत में आया था उसका नाम था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। तो सबसे पहले तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि डचेज की तरफ से पहला नागरिक जो भारत में आया था वो 1596 में आया था। 1596 कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। पहली बात ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है, उसके बाद ये वापस जाता है और एक भारत से कंटिन्यूस व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना करते हैं वहाँ पे, जो कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया की कंपनी के नाम से उसका नाम रखा जाता है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वहाँ नीदरलैंड में कब हुई थी, तो वो 1602 में हुई थी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। 1602 में इन्होंने ईस्ट में व्यापार करने के लिए एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से कंपनी बनाई और उसका ईस्ट में पहला ऑफिस इंडोनेशिया के बटाविया में ये अपना पहला ऑफिस स्थापित करते हैं। तो इनका प्रथम मुख्यालय इंडोनेशिया के बटाविया में होगा। 1602 में कंपनी बनी और पहला मुख्यालय इंडोनेशिया के बटाविया में। ये चीज़ें अपनों को ध्यान रखनी है। अच्छा, ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक ये जॉइंट वेंचर था, संयुक्त उपक्रम। अब आप बोलोगे कि ये संयुक्त उपक्रम क्या है, जॉइंट वेंचर किसको बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जिसमें कंपनी में निजी, प्राइवेट और सरकार यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके कोई कंपनी बनाती हैं, जिसमें गवर्नमेंट की भी उतनी ही हिस्सेदारी हो और प्राइवेट की भी उतनी हिस्सेदारी हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का मिक्स जो कंपनी होती है वो संयुक्त उपक्रम कहलाती है, जॉइंट वेंचर कहलाती है। अब ये डच निवासी, नीदरलैंड निवासी 1596 में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन यहाँ पे आके जाते हैं और 1602 में अपने देश में कंपनी बनाते हैं। उसके बाद 1605 में ये पहली बार एज ए कंपनी इंडिया में आते हैं और पुर्तगीज़ के बाद में दूसरी यदि कोई कंपनी भारत में आने वाली बनती है तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। उन्होंने इंडिया में आके अपना पहला सेंटर आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला और वहाँ से अपने व्यापार की शुरुआत की। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डचेज से पूछा जाता है, इन्होंने सबसे पहले भारत को कपड़ा व्यापार का केंद्र बनाया, टेक्सटाइल्स ट्रेड सेंटर। पुर्तगीज़ मसाला व्यापार के रूप में इंडिया आए थे, तो कपड़ा व्यापार का केंद्र सबसे पहले कोई यूरोपीय कंपनी थी तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिनने भारत को कपड़ा व्यापार का केंद्र बनाया।
टेक्सटाइल ट्रेड सेंटर बनाया। लेकिन हालांकि डचेज को इंडिया से खदेड़ने के बाद अंग्रेज़ों ने इनको खदेड़ के बाहर कर दिया था, युद्ध के दौरान हरा दिया था, और उसके बाद ये व्यापार अंग्रेज़ों ने हथिया लिया और इसका प्रसार हालांकि अंग्रेज़ों ने खूब किया। बाद में इंडिया में बढ़ावा दिया अंग्रेज़ों ने, लेकिन पहली बार जिन्होंने कपड़ा व्यापार का केंद्र बनाया वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको याद रखना। और इनका पतन होता है 1759 में, जो हिस्ट्री के प्रमुख बैटल्स जिसको बोले जाते हैं, प्रमुख युद्ध बोले जाते हैं, उनमें से एक प्रमुख युद्ध आता है बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा में डच और ब्रिटिश का आमना सामना होता है और ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पे युद्ध लड़ता है और डचेज वर्सेस ब्रिटिश में युद्ध होता है। डच की हार हो जाती है और ब्रिटिश उस युद्ध में विजयी होते हैं और डच हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के और चले जाते हैं। उसके बाद डचेज अपना पूरा ध्यान इंडिया से, भारत से हटा के साउथ ईस्ट देशों की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी कि इंडिया से नीचे की साइड जो देश हैं, इंडिया के नीचे की साइड जैसे देश है श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का आदि पे इन्होंने शासन किया और अपना पूरा ध्यान उधर जमाया। और इन्होंने एक चीज़ और बोली जाती है, जो इन्होंने इंडस्ट्रीज़ थी उनमें वेतन भोगी देकर सैलरीड पर्सन रखे, जिनको सैलरी दी जाती थी और सैलरी के रूप में ये उनको स्वर्ण सिक्के देते थे, उनको पैगोडा बोला जाता था। तो ये सारी चीज़ें डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, इनका ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में कोई विशेष योगदान नहीं था। जो महत्वपूर्ण 5-6 फैक्ट जो रिपीटेडली क्वेश्चंस बनते हैं जिससे, वो क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट 4 चीज़ ध्यान में रखनी है। डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड के। दूसरा, इन्होंने कंपनी की स्थापना 1602 में करके 1605 में ये पहली बार इंडिया आते हैं और इन्होंने पहला सेंटर कहाँ लगाया? ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया। तो दूसरी बात ये ध्यान में रखनी। तीसरा, ऐसी यूरोपीय कंपनी जो भारत को सबसे पहले कपड़ा व्यापार का केंद्र बनाया, तो ऐसी कंपनी भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आएगा। चौथा, इनका पतन बैटल ऑफ बेदरा से हुआ, जो कि 1759 में 1759 में हुआ था। ये 4 बातें जो बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं डचेज के बारे में, यही हैं। इसके बाद में पुर्तगाली कंपनियां, डचेज कंपनी और इनके बाद में और भी कंपनी जैसे डेनिश और फ्रांसीसी आएंगे। अब ये सारी कंपनियां भारत में रहती है तो आपस में युद्ध लड़ती हैं। जैसे डचेज को इन्होंने बैटल ऑफ बेदरा में बाहर निकाल दिया, पुर्तगालियों को एक लिमिटेड टेरिटरी देके उनको गोवा तक सीमित कर दिया, उनको लिमिट लगा दी। ऐसे ही आपस में लड़के सारी कंपनियां भारत से निकल जाती हैं और एकमात्र कंपनी ब्रिटेन या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बचती है, जो कि व्यापार करने के उद्देश्य से इंडिया में आई थी और धीरे धीरे अपने पैर पसारते हुए उन्होंने एक भारत में साम्राज्य का विस्तार कर लिया। तो अब अपन पढ़ते हैं अंग्रेज़ों के बारे में, ब्रिटिश के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखिए, अंग्रेज़ों की शुरुआत, ब्रिटिशर्स की शुरुआत इंडिया में 1608 में होती है। हालांकि 1600 में कंपनी बनके इनकी इंग्लैंड में 1600 में ही कंपनी बन जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में ही वहाँ पे हो जाती है, लेकिन ये इंडिया 1608 में डचेज के बाद आते हैं। इंडिया में इनका प्रवेश 1608 में होता है एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, यदि अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों की तरफ से इंडिया में पहली बार कोई आदमी आता है, वहाँ का नागरिक आता है, ब्रिटिश नागरिक, तो 1599 में जॉन मिल्डेनहॉफ भारत आए। तो इंग्लैंड की तरफ से प्रथम व्यक्ति आने वाले इंडिया में थे मिल्डेनहॉफ, इनका नाम था मिल्डेनहॉफ, ये याद रखना आपको। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इंग्लैंड की तरफ से इंडिया में आने वाले प्रथम नागरिक कौन थे? तो थे मिल्डेनहॉफ, जो कि 1599 में इंडिया आए थे। उसके बाद ये एक इंग्लैंड की कंपनी थी, यहाँ से आने वाले प्रथम नागरिक मिल्डेनहॉफ थे। 1600 में उनके जाने के बाद 1600 में 1 साल बाद ही कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, जब 1600 में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस टाइम वहाँ का शासन किसके हाथ में था और इंडिया में कौन राज कर रहे थे? तो उस टाइम में महारानी एलिजाबेथ वहाँ ब्रिटेन में शासन कर रहे थे और अपने भारत में अकबर की
अकबर का साम्राज्य यहाँ पे चलता था। मुगल साम्राज्य में अकबर शासन कर रहे थे 1600 में। तो उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में अपने भारत आती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो कि एक निजी कंपनी थी, यानी कि प्राइवेट कंपनी थी, इसमें गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं था, मतलब टोटली प्राइवेट कंपनी थी ये। लेकिन वहाँ की महारानी के इसमें बहुत ज़्यादा शेयर थे, एक हिस्सा वहाँ की महारानी का था, और वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सीनेट्स का वहाँ पे उसमें पैसा लगा हुआ था, इसलिए उनके हित उनके कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। तो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी सबसे बड़े निवेशक थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जिनकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी थी, वो टॉप 24 लोग कंपनी को रूल करते थे, वो ही उनकी मीटिंग होती थी, वो ही उनके नियम और कानून बनाते थे, और वो कंपनी का संचालन करते थे, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 मेंबर थे, और ये मेंबर कौन थे? वे 24 मेंबर वो सदस्य थे जिनका सबसे ज़्यादा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी में लगा हुआ था। वो टॉप 24 सदस्य डायरेक्टर ऑफ निर्देशन मंडल बोला जाता था, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता था। 1600 में कंपनी बनती है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होता है, और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ को बनाया जाता है। थॉमस स्मिथ को पहला गवर्नर बना दिया गया, और निर्देशन मंडल बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई। उसके बाद ये भारत में आने की तैयारियां करते हैं, और इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से 1600 में व्यापार करने की परमिशन मांगी, और इन्होंने बोला महारानी को कि हमें केवल व्यापार करने की ही परमिशन नहीं चाहिए, हमें वहाँ पे व्यापार करने का एकाधिकार चाहिए। एकाधिकार चाहिए, एकाधिकार यानी मोनोपोली का मतलब कि यहाँ से कोई दूसरी कंपनी हम व्यापार कर रहे हैं वहाँ पे नहीं आनी चाहिए, वो एकाधिकार होता है। यानी कि एक ही कंपनी वहाँ पे व्यापार करेगी, एक ही कंपनी को सारे राइट्स दिए जाएंगे, कोई दूसरी कंपनी ब्रिटेन से आके हमारे साथ या फिर इंडिया में अपना सेंटर नहीं खोलेगी। इसको बोलते हैं व्यापारिक एकाधिकार। तो वहाँ पे महारानी एलिजाबेथ के बहुत सारे शेयर उसमें लगे थे, इस वजह से महारानी ने 15 साल के लिए 1600 से लेकर 1615 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। व्यापारिक एकाधिकार मिलने के बाद ये लोग इंडिया व्यापार करने आते हैं, और 1608 में, ये देखो 1600 में एलिजाबेथ ने पूर्व से 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार चार्टर प्रदान किया। तो इन्होंने महारानी से 15 साल का एकाधिकार चार्टर प्रदान किया। उसके बाद में ये इंडिया आ जाते हैं, और महारानी एलिजाबेथ के बाद में वहाँ राजा जेम्स फर्स्ट 1609 में नए राजा बनते हैं। राजा जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के नए राजा बनते हैं 1609 में। 1608 में कंपनी इधर आई थी इंडिया में, तो राजा जेम्स ने इनको अनिश्चित टाइम के लिए एकाधिकार दे दिया, और 1600 से लेके 1600 में तो महारानी ने दे दिया था 1615 तक, और इन्होंने अनिश्चित काल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार दे दिया, और वो एकाधिकार 1813 तक चलता है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था भारत में व्यापार करने के लिए। उसके बाद 1813 में सिर्फ 3 चीज़ें छोड़ के इनका एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। उसमें चाय थी, कॉफ़ी थी, और एक चीज़ और थी। ये 3 चीज़ छोड़ के और इनका एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, और 1833 में इनका कंप्लीट एकाधिकार, 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीट एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद यूरोप की कोई, इंग्लैंड की कोई भी कंपनी भारत में आके व्यापार कर सकती थी। तो व्यापारिक एकाधिकार मिलने के बाद ये 1608 में भारत आते हैं, और इनकी पहली फैक्ट्री 1608 में जब ये आते हैं तो वहाँ अकबर की मृत्यु 1605 में हो चुकी होती है, और भारत में मुगल शासन में
जहांगीर, जो सलीम या जहांगीर का शासन रहता है। और जहांगीर ने इन्होंने परमिशन, सूरत उत्तर भारत में पहली फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन मांगी थी जहांगीर से, और जहांगीर इनको मना कर देता है और 1608 में अपनी सूरत में फैक्ट्री लगाने से विफल हो जाते हैं। पहली बार इनको मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1611 में फर्स्ट फैक्ट्री लगाने में सक्षम हो पाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो वो आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में, जहाँ से पहले से डचेज की कंपनी ने पहला सेंटर अपना बनाया था। वहीं पे अंग्रेजों ने 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री की और 1613 में 2 साल के बाद में ये सूरत में अपना नॉर्थ इंडिया में पहला सेंटर बनाने में कामयाब हो जाते हैं और सूरत में 1613 में अपनी एक वहाँ फैक्ट्री लगाते हैं। उसके बाद में ये एक एक करके सारी जगह को, जैसे उड़ीसा में 1633 में अपना कंपनी खोलते हैं, एक और ब्रांच फैक्ट्री खोलते हैं। उसके बाद बॉम्बे में 1668 में खोलते हैं और तमिलनाडु में यहाँ मद्रास में अपना कब्जा करते हैं और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करते हैं। ऐसे ही तमिलनाडु के कुडलोर में फोर्ट सेंट डेविड की स्थापना करते हैं। यहाँ बंगाल में कासिम बाजार को अपने अधीन करते हैं। कोलकाता पे फोर्ट विलियम्स की स्थापना करते हैं और हुगली पर भी अपना रूल करते हैं। ऐसे ऐसे करके ये सारे सेंटर की स्थापना पूरे भारत में करते हैं और अपन अगले लेक्चर में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक सेंटर की स्थापना कैसे हुई। धन्यवाद।